साल में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 9 हो सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस पर राजी हो गया लगता है, बशर्ते वित्त मंत्रालय इस पर अपनी मंजूरी दे दे। आम लोगों को सब्सिडी के 9 सिलेंडर मुहैया कराने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से 3,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त की मांग की है। अगर वित्त मंत्रालय हरी झंडी दे देता है तो सब्सिडी वाले सिलेंडरों की तादाद 9 तक बढ़ सकती है। आज पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और सरकारी तेल कंपनियों के प्रमुखों के साथ करीब 2 घंटे तक इस संबंध में बातचीत की है। और अगर पेट्रोलियम मंत्रालय को 3,000 करोड़ रुपए मिल जाते हैं तो आपके पास जो सिलेंडर पहुंचता है सब्सिडी वाला, वो 6 से संख्या बढ़ाकर 1 साल में 9 तक पहुंच सकती है। एक और राहत देने वाली खबर, एक ऐसी खबर जो कहीं ना कहीं आम आदमी के और गृहिणी के बजट पर सकारात्मक असर डाल सकती है। हालांकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि ये कितना राहत देगी इस पर भी सवाल है, लेकिन एक छोटी सी राहत इसको जरूर माना जा सकता है, बशर्ते वित्त मंत्रालय पेट्रोलियम मंत्रालय की बात मान ले। और ये बात करेंगे गुजरात की मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार का एक अनोखा तरीका अपनाया है। एक साथ 26 जगह पर वो दिखाई दे रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सीधे वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। પણ મને એમ જ લાગે છે કે જેમ રોજ આપને મળતો હતો એમ જ મળી રહ્યો, આપને પણ એમ જ થતું હશે, લો આપણા નરેન્દ્રભાઈ જોડે ગપ્પા ગોષ્ઠી ચાલે છે, બસ અવશ્ય થતું હશે। અને એનું કારણ ટેકનોલોજી નથી, એનું કારણ લાગણીનો નાતો છે, સંબંધ છે। ભાઈઓ બહેનો, આપણે બધા એકત્ર શાને માટે આવ્યા છીએ? કોઈ હારે એના માટે, કોઈને પરાજિત કરવા માટે, કોઈની ડિપોઝિટ ડૂલ કરવા માટે? ભાઈઓ બહેનો, એવા ટૂંકા ગાળાના સપના લઈને ચાલવા વાળું ગુજરાત છે નહીં। આપણે બધા તો એકત્ર આવ્યા છીએ આવતીકાલનું દિવ્ય ભવ્ય ગુજરાત બનાવવાનું સપનું સાકાર કરવા માટેનો સંકલ્પ લેવા માટે, અને એ સંકલ્પ લઈને આપણે આગળ વધવું છે। ગયા 11 વર્ષમાં દુનિયાની કોઈ એવી તાકાત નહોતી કે જેણે આ ગુજરાતને બદનામ કરવા માટે, બરબાદ કરવા માટે કોશિશ ન કરી। સૌએ પોતપોતાની રીતે પ્રયોગો કર્યા। ગુજરાત दिशाहीन થઈ જાય। तो हाईटेक तरीके से नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं, एक जगह भाषण दे रहे हैं, 26 अलग अलग जगहों पर वो देखे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, सैटेलाइट के जरिए नरेंद्र मोदी का एक और चुनावी शगुफा। लेकिन अब बात एक ऐसे शगुफे की जो कहीं ना कहीं उनके फैसले पर सवाल भी खड़े कर रहा है। एक और नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम उम्मीदवारों से साफ किनारा किया, एक भी मुसलमान को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। तो दूसरी ओर सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के आरोपी अमित शाह को टिकट देकर विपक्ष के हमले को मौका दे दिया है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का असली चेहरा यही है, जब मुकुटा उतरता है तो बीजेपी ऐसी ही दिखाई देती है। मोदी के इस खास सिपह सालार की छवि आपके जहन में अमिट होगी। नाम ही है अमित शाह। दाढ़ी के पीछे छिपा एक दागदार चेहरा। सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले का आरोपी अमित शाह, जिन्हें भारी सियासी दबाव के बाद कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था। जिस सूबे के वो गृह राज्य मंत्री थे, उसी सूबे में उनके प्रवेश पर पाबंदी लग गई थी। खैर, सूबे में उनकी वापसी तो पहले ही हो गई, अब मोदी की कृपा से सियासत में भी वापसी की तैयारी कर दी गई है। अमित शाह को नारायणपुर सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। क्यों और कैसे बनाया गया, जवाब सुन लीजिए। क्या फिर भरोसा कर रहे हैं आप? पार्टी ने सोच समझ करके निर्णय किया है। जितने भी उम्मीदवार बनाए गए हैं वो सभी दृष्टि से ठीक है। अमित शाह की उम्मीदवारी का ऐलान होते ही कांग्रेस कूद पड़ी। किसी भी मुद्दे पर बोलने की क्षमता रखने वाले दिग्विजय सिंह का ये पसंदीदा टॉपिक निकल गया। बोले, अब तो जनता ही तय करे किसे वोट देना है और किसे नहीं। ये 3D प्रचार क्या है? मोदी जी बोलेंगे एक जगह और 10 जगह लोग सुनेंगे। हमारे रामायण में भी एक व्यक्ति था जिसके 10 मुंह हुआ करते थे, वही हालत अब इनकी है। कांग्रेस के ही एक और नेता ने कहा कि ये तो बीजेपी का पुराना इतिहास है, दागी नेताओं के साथ काम करने का। जो सद्भावना सम्मेलन कर रहे थे, मुसलमानों को भी उसमें आमंत्रित कर रहे थे,
वो कोरा नाटक था, महज ड्रामा था और वो सच्चाई जो है वो सामने आ गई। भारतीय जनता पार्टी केवल एक दो व्यक्तियों को सामने रखती है दिखावे के लिए, लेकिन पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से वो मुस्लिम विरोधी हैं। अमित शाह सितंबर में ही गुजरात लौटे जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका खारिज कर दी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि गुजरात हाई कोर्ट की जमानत को खारिज कर दिया जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। अमित शाह मोदी के बेहद करीबी और चालाक रणनीतिकार माने जाते हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो अमित शाह को टिकट देकर कहीं ना कहीं एक मौका दिया है कांग्रेस को अपने ऊपर हमला करने का नरेंद्र मोदी ने। बात कांग्रेस की हो रही है तो संसद की खबर अब दिखाते हैं। विपक्ष के विरोध के आगे आखिरकार कांग्रेस शासित यूपीए सरकार को झुकना ही पड़ा। एफडीआई पर सरकार दोनों सदनों में वोटिंग के साथ चर्चा पर अब राजी हो गई है। लोकसभा में 4 और 5 दिसंबर को नियम 184 के तहत चर्चा होगी, जबकि राज्यसभा में चर्चा की तारीख अभी तय नहीं हुई है। 4 दिनों तक संसद में हंगामे के बाद आखिरकार बीजेपी के सख्त रुख के आगे सरकार को झुकना पड़ा। गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, स्पीकर मीरा कुमार ने साफ कर दिया कि रिटेल में एफडीआई पर नियम 184 के तहत चर्चा की मांग स्वीकार कर ली गई है। Honorable members, I have received 30 notices of motion under Rule 184 on foreign direct investment in multi-brand retail trade. I have to inform the House that I have admitted the motion and will allow discussion on the subject. लोकसभा में 4 और 5 दिसंबर को एफडीआई पर चर्चा होगी। स्पीकर से भरोसा मिलने के बाद बीजेपी ने तुरंत साफ कर दिया कि गतिरोध खत्म हो चुका है। सदन की भावनाओं के अनुरूप जो निर्णय आपने लिया है, मैं हृदय से उसका स्वागत करती हूं और बहुत बहुत आपके प्रति धन्यवाद अर्पित करती हूं। ये सदन शांति से चलेगा, इसका आश्वासन भी देती है। गौरतलब है कि आज तक से खास बातचीत में बुधवार शाम ही संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने साफ कर दिया था कि सरकार किसी भी नियम के तहत लोकसभा में एफडीआई पर बहस को तैयार है। बहरहाल लोकसभा में गतिरोध खत्म हो चुका था, राज्यसभा में हंगामा जारी था। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दरअसल सरकार राज्यसभा में अल्पमत में है और वोटिंग को लेकर संशय में भी, लेकिन बीजेपी के दबाव के बाद सरकार इस बात के लिए तैयार हो गई कि राज्यसभा सभापति जिस भी नियम के तहत चाहें बहस करा सकते हैं। राज्यसभा में गतिरोध टूट गया है। सरकार ने 168 के तहत जो है डिस्कशन एफडीआई पे स्वीकार कर लिया है और सरकार ने कहा कि जो चेयरमैन निर्णय ले हम उसके साथ हैं और चेयरमैन ने 168 के तहत उसको एडमिट कर ली है। एफडीआई पर लोकसभा में तो सरकार की नैया पार लग ही जाएगी, उसके पास रसूख भी है और संख्या भी। लेकिन राज्यसभा में स्थिति डामाडोल है, जहां सरकार के मैनेजर्स भी ये तय नहीं कर पा रहे कि आखिर होगा क्या। साफ है, एक सदन में अगर विपक्ष की किरकिरी होगी तो दूसरे सदन में सरकार को भी ऐसा ही मुंह देखना पड़ेगा। गौरतलब है कि एफडीआई पर हंगामे की वजह से 22 नवंबर से शुरू संसद के शीत सत्र में लगातार 4 दिन तक कोई काम नहीं हो सका था। विपक्ष को मनाने के लिए सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जो बेनतीजा रही। बुधवार जब बीजेपी के साथ बातचीत में वोटिंग टालने की आखिरी कोशिश भी नाकाम रही, तो सरकार को मजबूरन शक्ति परीक्षण के लिए तैयार होना पड़ा। विपक्ष बवाल काटता रहा, सरकार बेफिक्र रही। नंबर जुटे तो सहमति बन गई। अब एफडीआई पर बहस भी होगी और वोटिंग भी। इसमें कोई हारे कोई जीते, इससे भला आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है। हकीकत तो यही है कि अब आम आदमी को एफडीआई स्वीकारना ही होगा। रीमा परासर के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। रॉबर्ट वड्रा डीएलएफ जमीन केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फैसला आज सुरक्षित रख लिया, लेकिन देश में सियासी बहस पीएमओ की तरफ से वाड्रा को मिली क्लीन चिट पर शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री कार्यालय को इस पूरे मामले पर क्लीन चिट देने की नौबत आई। रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ जमीन विवाद पर पीएमओ के शपथ पत्र के बाद सारी निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ पर टिकी थी। उत्सुकता इस बात की थी कि अदालत क्या फैसला सुनाती है, लेकिन पीएमओ की तरफ से दाखिल हलफनामे पर याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर के जवाब के बाद बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। नूतन ठाकुर ने इस मामले पर फिर से स्वतंत्र जांच की मांग की है।
हमारे तरफ से भी पक्ष दिया गया है कि बात कही गई है कि अगर 2 पर्सन के बीच का मैटर होता तो फिर पीएमओ ये सुप्रीम कोर्ट से लॉयर नहीं, सॉलिसिटर जनरल नहीं आए होते। और कई सारे तथ्य हमारे वकील अशोक पांडे जी हैं, उन्होंने न्यायालय के सामने रखे हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित है। गौरतलब है कि पीएमओ के संयुक्त सचिव धीरज गुप्ता की ओर से दायर शपथ पत्र में कहा गया है कि आरोप गलत, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित हैं। शपथ पत्र के मुताबिक नूतन ठाकुर ने बगैर दिमाग लगाए प्रचार के मकसद से अखबारों की रिपोर्टों के आधार पर आरोप लगाया है। हालांकि शपथ पत्र में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि प्रधानमंत्री को भेजे गए आवेदन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। मैंने रिप्लाई किया और उसमें ये कहा प्राइवेट मेंबर्स की डील में भारत सरकार का लाखों रुपया इस मुकदमे के लिटिगेशन पर क्यों खर्च किया गया, अगर इस दो व्यक्तियों के बीच में प्राइवेट डील थी तो। पीएमओ के इस रुख पर बीजेपी हमलावर हो गई है, जबकि कांग्रेस बैकफुट पर है। देश से जरूर जानना चाहेगा प्रधानमंत्री कार्यालय से कि आपने किसके द्वारा इन्वेस्टिगेट कराया एफिडेविट कहने के पहले, और ये कोई कैजुअल कमेंट नहीं है। इट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑन एफिडेविट बिफोर द हाई कोर्ट। ये हम जरूर जानना चाहेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बचाने की कोशिश की जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच कथित संदिग्ध जमीन के सौदे का खुलासा पहली बार हरियाणा के आईएएस अशोक खेमका ने किया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी कई सवाल खड़े किए थे। बहरहाल सरकार वाड्रा को क्लीन चिट दे चुकी है। अब निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव और दिल्ली से अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। अभी तक तो बाला साहब ठाकरे के स्मारक को लेकर ही विवाद चल रहा था, मगर अब उनके अंतिम संस्कार के वक्त लगाए गए तंबू को लेकर भी तनातनी शुरू हो गई है। बीएमसी के मुताबिक तंबू की इजाजत बस 1 दिन के लिए दी गई थी, पर 13 दिन बीत चुके हैं और शिव सैनिक अभी भी तंबू को हटाने के लिए तैयार नहीं है। पौंटी हरदीप हत्याकांड में पुलिस ने नामधारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। नामधारी को अदालत ने 3 दिन की और पुलिस रिमांड मंजूर की है। पौंटी हरदीप मर्डर में बड़ा खुलासा, नामधारी ने की हरदीप की हत्या। पौंटी चड्ढा और हरदीप की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 12 दिन की तफ्तीश के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि सुखदेव सिंह नामधारी की पिस्तौल से ही हरदीप की हत्या हुई। पुलिस ने इस मामले को लेकर नामधारी के खिलाफ धारा 302 यानी हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इसलिए वो किया है कि इसमें कोई एक्यूज का जो बयान लिखा है और कोई एक्यूज के बयान की कोई वैल्यू नहीं है। नई धारा में 302 में इसलिए किया उन्होंने कि उसका वेपन सीज किया है। ये कहते हैं वेपन के साथ छेड़खानी की है। हम कहते हैं बैलिस्टिक नहीं, बैलिस्टिक भी इस बात को बताएगा कि किसने छेड़खानी की है। 5 दिन के रिमांड के बाद पुलिस ने नामधारी को दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया और 7 दिन की पुलिस रिमांड की मांग के बाद कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड मंजूर कर ली। अब तक की तफ्तीश के दौरान नामधारी लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस इसलिए चाहती है कि नामधारी का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाए। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के अधिकारी छतरपुर शूटआउट की गुत्थी सुलझाने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि उन्होंने सुखदेव सिंह नामधारी से 5 दिनों तक कड़ी पूछताछ की और कई अहम सबूत भी जुटाए। अब देखना यह है कि आने वाले समय में पुलिस इस मामले में और कितने सबूत जुटा पाती है। अदालत ने इस मामले में 6 और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके साथ ही पौंटी चड्ढा की लाश से बरामद किए गए एटीएम, लॉकेट, 7900 रुपए और फोटो आईडी कार्ड अदालत ने पौंटी के परिवार वालों को सौंप दिए। पौंटी चड्ढा और हरदीप की हत्या के मामले में नामधारी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने आज अदालत में 302 यानी हत्या का मामला भी नामधारी के खिलाफ दर्ज कर लिया। यानी अगर पुलिस की थ्योरी पर यकीन किया जाए तो इस साजिश में कोई बड़ा खेल नजर आता है। कैमरामैन शिव कुमार, चिराग गोठी और नितिन जैन के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक।